गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं, वन लाइनर्स हमने लिए हैं और जो कि बात करें क्लास 12 की एनसीईआरटी की इंग्लिश की जो बुक है उसमें फ्लेमिंगो नाम से जो हमारे पास बुक है उसका पहला चैप्टर जो है द लास्ट लेसन करके है, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। जो इस वीडियो को बनाने का जो मेन उद्देश्य है यहाँ पे पर्पज की अगर बात करें तो जो केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी हमारे साथी, उनके लिए तो ये वीडियो हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें हम कैरेक्टर वाइज यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जितने भी चीज़ें इस चैप्टर से जुड़ी हुई हैं, जो थीम है और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर इस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी जो इंटरमीडिएट के एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बनता है। और क्वेश्चन अगर बात करें, अगर जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की बात करें तो वहाँ पे एक क्वेश्चन इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसके अतिरिक्त जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। और सीबीएसई स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनके लिए वन लाइनर्स यानी कि उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मिलेंगे तो उस बेस मतलब उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी क्योंकि इस बेस पे उनको उन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए तो, ठीक है। ये लास्ट लेसन करके है यहाँ पे और एक फ्लेमिंगो नाम से एक बुक है यहाँ पे। पहली बुक जो है फ्लेमिंगो है और दूसरा है विस्टा। विस्टा का मतलब मैंने बताया था अ ब्यूटीफुल व्यू यानी कि एक सुंदर सा दृश्य। और फ्लेमिंगो की बात करें तो फ्लेमिंगो इज अ काइंड ऑफ बर्ड, एक पक्षी है। तो पक्षी के बारे में बात है। फ्लेमिंगो का मतलब है एक बर्ड होता है, एक पक्षी। तो इस फ्लेमिंगो की मीनिंग अगर आपसे पूछी जाती है तो ये भी आपको याद रखना है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, द लास्ट लेसन। और इसके ऑथर की बात करें तो अल्फोंस डॉडेट करके हैं। इसके ऑथर कौन है? अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट इसके जो हैं ऑथर हैं। अल्फोंस डॉडेट के बारे में मैंने बताया था इससे पहले की वीडियो में भी। अगर यहाँ पे अगर जो भी हमारे साथी केबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अल्फोंस डॉडेट जो है एक फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर है। फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर है और ये स्टोरी भी किस पे बेस्ड है? फ्रांस पे ही आधारित एक कहानी है, फ्रेंच स्टोरी है। तो फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इनकी अगर थोड़ा सा लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो इनके लाइफ स्पैन के बारे में मैं बता दूं, इनका जन्म हो रखा है निमेस, फ्रांस में इनका जन्म हो रखा है। अल्फोंस डॉडेट के बारे में अगर बात करें तो निमेस फ्रांस में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ है? निमेस, फ्रांस में इनका जन्म हो रखा है। और इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो 1840 से लेके 1840 टू 97 यानी कि 1840 से लेके 1897 इनका लाइफ स्पैन। 1897 में इनकी डेथ हो जाती है। जूलिया डॉडेट जो है इनकी वाइफ का नाम है, जूलिया डॉडेट। जूलिया डॉडेट जो है इनकी वाइफ का नाम है और इनके 3 बच्चे भी हैं। और इसके अलावा ये एक स्यूडोनिम यूज करते थे। स्यूडोनिम की बात करें तो स्यूडोनिम में यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्यूडोनिम किसको बोला जाता है ये मैं पहले की वीडियोज में बता चुका हूँ। स्यूडोनिम बोला जाता है पेन नेम को। पेन नेम के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है। पेन मैंने लिख दिया यहाँ पे पेन नेम। इसी के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है एलियास करके। तो ये आपको याद रखना है। और निक नेम भी बोल सकते हैं लेकिन निक नेम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये जो है राइटिंग के लिए जो नेम यूज किए जाते थे, अपने नाम को छोड़ के अदर जो नाम ये यूज करते थे लिखने के लिए, नेम जो यूज करते थे उनको ही स्यूडोनिम बोला जाता है। अब यहाँ पे स्यूडोनिम इनका था कार्ल करके था इनका, कार्ल स्टीन करके इनका स्यूडोनिम था, कार्ल स्टीन। ये आपको मेन पॉइंट है अगर बात करें केबीएस पीजीटी के जो हमारे साथी हैं उनके लिए। कार्ल स्टीन जो है इनका स्यूडोनिम है। इसका यूज करते थे ये जब चिल्ड्रन स्टोरीज लिखते थे, बच्चों पे आधारित जब कहानियां लिखते थे उसके लिए स्यूडोनिम का यूज करते थे, कार्ल स्टीन। ये तो थी इस चैप्टर से रिलेटेड। और बात करें आप अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। ज़्यादा हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये मेन पॉइंट्स आप देख सकते हैं मैंने जो अभी बात की। तो उसमें क्या है? अल्फोंस डॉडेट जो है इसके ऑथर हैं। इनका जन्म होता है 1840 में। कहाँ होता है इनका जन्म? निमेस, फ्रांस में इनका जन्म होता है। और 19 साल में इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी वाइफ का नाम है जूलिया डॉडेट। इनके 3 बच्चे होते हैं
और बच्चों के अतिरिक्त मैं यहाँ पे बात कर रहा था स्यूडोनिम की। स्यूडोनिम क्यों यूज करते हैं? चिल्ड्रन जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनको लिखने के लिए यूज करते हैं। इनका स्यूडोनिम को ही क्या बोला जाता है? पेन नेम बोला जाता है। पेन नेम को ही क्या बोला जाता है? एलियास बोला जाता है। ये नहीं कि इसके सिनोनिम्स हैं पर्यायवाची। और ये जो पेन नेम यूज करते थे वो कार्ल स्टीन करके ये नाम ये यूज करते थे स्यूडोनिम। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर की अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास उसके बारे में यहाँ पे बात कर लें तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर फ्रेंच कौन था। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है हु वाज मिस्टर एम हैमल। एम हैमल कौन थे या कौन था ये आपको बताना है। हु वाज फ्रेंच, तो फ्रेंच के बारे में बात करें तो फ्रेंच क्या था? एक स्टूडेंट था। फ्रेंच वाज अ स्टूडेंट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर आंसर की बात करें तो फ्रेंच वाज अ स्टूडेंट। थोड़ा सा लेजी स्टूडेंट था बोल सकते हैं। फ्रेंच वाज अ स्टूडेंट इन द स्कूल्स ऑफ, कहाँ पे? इन द स्कूल्स ऑफ, इन वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ, ऐसे करेंगे इसको, इन वन of the schools of Alsace। एल्सेस क्या था? एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था। तो उनके एक स्कूल में, एल्सेस जो जिला था उसके किसी एक स्कूल में, जो एल्सेस के स्कूल्स थे उन स्कूलों में से किसी एक स्कूल में, यानी कि किसी एक स्कूल में। तो अब बात अगर स्टूडेंट की आ रही तो किसी ना किसी एक स्कूल से ही संबंध रखेगा। ऐसे तो है कि दो स्कूल में एक साथ पढ़ रहा हो। तो इन वन ऑफ दी स्कूल्स का मतलब है जो स्कूल्स थे एल्सेस के उनमें से किसी एक स्कूल में ये क्या था? एक स्टूडेंट था। कौन? फ्रेंच, एल्सेस। ठीक है, फ्रेंच क्या था? स्टूडेंट था। अगर शॉर्ट में बात करें तो फ्रेंच वाज अ स्टूडेंट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? एल्सेस, ये याद रखना है। हु वाज मिस्टर एम हैमल। मिस्टर एम हैमल कौन थे? तो मिस्टर एम हैमल वाज अ, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, एम हैमल was a teacher of French। एम हैमल जो थे टीचर थे किसके? फ्रेंच के, फ्रेंच लैंग्वेज की। अब यहाँ पे फ्रेंच टीचर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जैसे इंग्लिश टीचर गलत होता है, आपने सुना होगा इंग्लिश टीचर कुछ, जैसे कितने साथी या बहुत से टीचर्स को आपने सुना होगा कि आई एम एन इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर ना हो गए। इंग्लिश टीचर का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूँ इंडियन हूँ, मैंने बोल दिया आई एम इंडियन प्लेयर या इंडियन क्रिकेटर, इंडियन राइटर, तो इंडिया का राइटर। ऐसे इंग्लिश का मतलब है वहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं अंग्रेज, तो इंग्लिश टीचर का मतलब है अंग्रेज टीचर है वो। इंग्लिश टीचर ना बोल के टीचर ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का टीचर है वो, इंग्लिश टीचर नहीं है। इंग्लिश जो है वहाँ पे नहीं तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इंग्लिश क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इंग्लिश टीचर ना बोल के उसको टीचर ऑफ इंग्लिश बोलेंगे। यहाँ पे फ्रेंच टीचर ना बोल के, क्योंकि फ्रेंच का टीचर वो फ्रांस, अगर बात करें ये तो ठीक है, चलो ये तो फ्रांस से ही है, ये फ्रेंच टीचर भी हम मान सकते हैं। इंग्लिश टीचर, जैसे मैं इस चीज को आप ऐसे समझेंगे, इंग्लिश टीचर यहाँ पे क्यों नहीं बोलेंगे या फ्रेंच टीचर क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि टीचर तो है। अब टीचर किसका है? इंग्लिश का, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन ठीक है यहाँ पे ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन इंग्लिश का मतलब जैसे मैंने कहा इंडियन टीचर, वो क्या है? एक इंडियन टीचर है, एक भारतीय टीचर है, अध्यापक है। ठीक है, या इंग्लिश अंग्रेज इंग्लैंड का टीचर है, ऐसा नहीं। इंग्लैंड का, इंग्लिश से मतलब वहाँ पे कंट्री को ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं। तो यहाँ पे कंट्री को नहीं कर रहा है वो लैंग्वेज का टीचर है। फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसका टीचर है। ऐसे इंग्लिश टीचर ना बोल के बोलेंगे टीचर ऑफ इंग्लिश, ये गलत हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे टीचर ऑफ इंग्लिश। क्या बोलेंगे? टीचर ऑफ इंग्लिश। तो ऐसे जो एम हैमल है, एम हैमल वाज अ टीचर ऑफ फ्रेंच। तो फ्रेंच का टीचर था, फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पे पढ़ाते थे। कौन? मिस्टर एम हैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द टू डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, उन दो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है हमें। ये तो थी साइड नॉलेज की बात। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो वो चीज़ थी, ये ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट था। अब यहाँ पे बात करेंगे हम किसके बारे में? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एम हैमल के बारे में हमने जान लिया। इसके बाद जो हमारे पास है
नेम द टू डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। अब ये क्वेश्चंस आपको यूनिक मैं बताऊं तो पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद मैंने अपनी उससे बना रखे हैं क्वेश्चन, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और मैं यहाँ पे बताऊंगा, उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और प्रॉमिस है आपसे ये सारे इतने क्वेश्चन जितने यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच कर देंगे। नेम द टू डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। तो दो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताना है, दो जिलों के नाम बताने हैं जिनका जिक्र इस कहानी में हो रखा है। कहानी का मतलब द स्टोरी का मतलब है द लास्ट लेसन से। लास्ट लेसन क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, और किसने लिख रखी है? फ्रेंच राइटर अल्फोंस डॉडेट ने लिखी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और बात करें यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, अगर दो डिस्ट्रिक्ट्स की बात आ रही है, टू डिस्ट्रिक्ट की बात आ रही है यहाँ पे, तो टू डिस्ट्रिक्ट हमारे पास क्या हो जाएंगे? पहला तो है हमारे पास एल्सेस, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्या है? लॉरेन। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वी हैव एल्सेस एंड सेकंड लॉरेन। दो डिस्ट्रिक्ट जो जिनका जिक्र हो रखा है वो है एल्सेस एंड लॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच टॉपिक डिड फ्रेंच गेट दी होमवर्क, यानी कि कौन से टॉपिक पे, इन विच टॉपिक वाज फ्रेंच गिवन दी होमवर्क, या फ्रेंच को किस टॉपिक पे यानी कि जो है होमवर्क मिला, गृह कार्य मिला। गृह कार्य नहीं बोलना, मैंने आपको बताया गृह कार्य बोलना है, क्योंकि जैसे पृथ्वी होता है वैसे गृह होता है, ग्रह नहीं बोलते उसको, ग्रह तो प्लैनेट को बोलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बता रखा, पहले की वीडियोज में भी बता रखा है। तो कौन से टॉपिक पे इसको होमवर्क मिलता है? अब आंसर हो जाएगा फ्रेंच डिड गेट। जहाँ पे आपको मिलता है कहीं पे भी क्वेश्चन का आंसर देते समय, तो आप डिड गेट को हटा के, यानी कि टू ये है सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट है, डू की सेकंड डिड होती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। डिड कहीं पे दिखे तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें पॉजिटिव में तो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं आंसर। तो गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। 2 into 1 करेंगे जैसे मैथ्स के हिसाब से, तो 2 आपको सेकंड फॉर्म में मिल रही है, तो आपको आंसर देते समय सेकंड फॉर्म का यूज करना। फ्रेंच गॉट, अगर डिड नॉट आता तब तो फर्स्ट ही आती, डिड नॉट के साथ, डिड के साथ फर्स्ट आती है, और डिड अगर हट जाए तो गॉट सेकंड फॉर्म आ जाएगी। फ्रेंच गॉट दी होमवर्क ऑन, किस पे? पार्टिसिपल्स। किस पे मिलता है इसको होमवर्क? पार्टिसिपल्स पे मिलता है, पार्टिसिपल्स पे इसको होमवर्क मिलता है। पार्टिसिपल्स क्या है? पार्टिसिपल्स की बात कर ले तो पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दूं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो हमने एक एग्जांपल दिया था डांसिंग गर्ल का। डांसिंग गर्ल का, गर्ल कैसी है? डांसिंग है। आईएनजी फॉर्म में जो एडजेक्टिव का काम करेगा वो अगर शॉर्ट में बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल वो हो जाएगा जो थर्ड फॉर्म है, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपके लिए किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर पार्टिसिपल का काम करेगी तो वो हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर पार्टिसिपल का काम करे। जैसे मैंने बोला रिटन ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा? रिटन, अगर बात करें रिटन ऑर्डर, ऑर्डर कैसा है? रिटन। एग्जाम कैसा है? रिटन। तो ऑर्डर यानी नाउन है, नाउन से पहले थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल होता है। और हैविंग प्लस B3 अगर आपको कहीं पे दिख जाए, हैविंग प्लस B3 दिख जाए तो हैविंग रिटन, इसके साथ आपको मैं जोड़ा बता दूं, हैविंग रिटन के साथ जो दूसरा जोड़ा जो पेयर आता है सेंटेंस का, वो V2 के रूप में यूज होता है। खाना खाकर मैं स्कूल गया। हैविंग ईटन फूड आई वेंट टू स्कूल। तो ये भी याद रखिएगा, ये LT उत्तराखंड LT जो इस बार हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर में ये आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। हैविंग के साथ V3 और उसके साथ जो सेकंड पेयर आता है वो पास्ट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हु सेड माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। किसने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों या मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको दूंगा, यानी कि जो मैं डिलीवर करूंगा, जो लेक्चर में दूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था एम हैमल ने। एम हैमल ने कहा था। इसको किसने कहा था? आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास, तो एम हैमल ने कहा था। एम हैमल सेड दैट। अगर आप इसको पूरा चेंज करेंगे तो दैट लगा देंगे तो फिर कॉमा हट जाएगा, या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, एम हैमल सेड, पूरा आप इसको ऐसे लिख दीजिए। नहीं तो आपको इसको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको फिर क्वेश्चन मार्क पे हटाना पड़ेगा। एम हैमल सेड दैट माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन
दिस इज द लास्ट लेटर। अब ये पूरा अगर ये सेड आ रहा है तो फिर यहाँ पे दैट आ जाएगा। किसने कहा? अगर हु सेड आ रहा है तो ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन मार्क तो आपने हटाना ही है। माय चिल्ड्रन दिस इज अगर इसको अगर पास्ट में ले जाएंगे तो दैट दिस इसकी जगह दैट वाज आपको करना पड़ेगा, लेकिन इतना आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सीधे लिख देना एमएमएल सेड, फिर पूरा इसको लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा देना। इतना तो आपको सिंपली पता होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम एंड व्हाट वाज रिटन ऑन इट। ऑर्डर कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड द ऑर्डर कम, ऑर्डर कहाँ से आया, एंड व्हाट वाज रिटन ऑन इट, और इस पे क्या लिखा हुआ। ऑर्डर कहाँ से आया था? द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। ऑर्डर डिड कम की जगह आप केम कर देंगे, केम फ्रॉम बर्लिन। कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था। ऑर्डर कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था। और इस पे लिखा था व्हाट वाज रिटन ऑन इट, इस पे लिखा था ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। क्या लिखा था इस पे? ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसमें क्या लिखा था? अगर लिखने की बात रहेगी, यानी कि जो ऑर्डर था उस पर क्या लिखा था? इस पे लिखा था ऑर्डर, आप लिखेंगे ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। कहां से आया ऑर्डर? बर्लिन से आया। एंड आगे आपको लिखना है एंड इट रेड, यानी कि इस पे लिखा गया था, यानी कि आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा आपने? रीड द सेकंड फॉर्म, इट रेड। क्या लिखा था? ओनली जर्मन विल बी, पास्ट में अगर बात करेंगे तो वुड बी, जर्मन वुड बी टॉट in the schools of Alsace and Lorraine। तो अगर बात करें ऑर्डर कहाँ से आया था? ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन से आया था। ठीक है, एंड इट रेड इस पे लिखा हुआ था, यानी कि इस पे पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? तो ओनली जर्मन वुड बी taught in the schools of Alsace and Lorraine। Alsace and Lorraine के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, इतना इस पे लिखा हुआ। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम पूछ सकते हैं, या इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। फ्रॉम वेयर डिड द ब्लेस पीपल अदरवाइज फ्रेंच गेट द इंफॉर्मेशन। कहाँ से फ्रेंच को या ब्लेज पीपल को, जो गांव के लोग थे, उनको ये इंफॉर्मेशन मिली? तो आपको आंसर देना है दे गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड ऑफ टाउन हॉल। बुलेटिन बोर्ड था कहाँ पे? टाउन हॉल पे। बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट बोलते हैं, कहाँ पे? टाउन हॉल पे। टाउन हॉल, बुलेटिन बोर्ड कहाँ पे था? टाउन हॉल पे था। ये आपको याद रखना है। उस पे ये लिखा गया था कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हु कॉन्कर्ड अ टेरिटरी ऑफ फ्रांस कंप्राइजिंग एल्सेस एंड लॉरेन। हु कॉन्कर्ड, यानी कि हु कॉन्कर्ड, किसने विजय प्राप्त की? टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं जो, ठीक है। ये तो केंद्र शासित जो प्रदेश है उस पे, यानी कि टेरिटरी ऑफ फ्रांस की जो टेरिटरी थी उसमें जो 2 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, कौन कौन से? एल्सेस एंड लॉरेन। उन पे किसने विजय प्राप्त की? तो उन पे विजय प्राप्त की किसने? जर्मन ने। तो हु आ रहा है तो जर्मन्स, जर्मनी के जो लोग थे, यानी कि जर्मन्स जो सेना थी उसने वहां पे विजय प्राप्त कर ली थी। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन, ये आपको याद रखने हैं, इंपोर्टेंट जो चीजें हैं। हु सेट ऑन द बैक बेंचेस, यानी कि हु वर सेट ऑन द बैक बेंचेस, कौन बैठे थे बैक बेंचेस पे?
और वेयर द स्टूडेंट्स वर सिटिंग, जहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे वहाँ पे बैक बेंचेज पे और कौन लोग बैठे थे, तो विलेज पीपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेज पीपल, गांव के लोग जो थे, विलेज पीपल वर सेट ऑन दी बैक बेंचेज। विलेज पीपल में आपका एक तो है यहाँ पे ब्लैक स्मिथ, जो कि वॉस्टर करके जिसका नाम है, ब्लैक स्मिथ का नाम क्या है, वॉस्टर ऐसे करके है, वॉस्टर। और दूसरा यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो कि बात करें ब्लैक स्मिथ के अलावा उनका यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो आपको याद रखना है विलेज पीपल वर सेट ऑन दी बैक बेंचेस, यानी कि विलेज पीपल सेट ऑन दी बैक बेंचेस, पीछे किस बेंचेस पे कौन बैठे थे, गांव के लोग। व्हाट काइंड ऑफ टीचर वाज एम हेमल, एम हेमल किस प्रकार का टीचर था। अब ये पॉइंट आपको बताना है कि एम हेमल जो है व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, यानी कि किस प्रकार का व्यक्ति था वो एम हेमल। एम हेमल यानी कि टीचर की बात करें तो किस प्रकार का व्यक्ति था एम हेमल, इसके बारे में आपको बताना है। एम हेमल किस प्रकार का व्यक्ति था। अगर एम हेमल की बात करें तो एम हेमल वाज अ हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग तो था ही। एम हेमल की बात करें जो वहाँ पे स्कूल टीचर था, एम हेमल वाज हार्ड वर्किंग, कॉमा बात करें डेडिकेटेड, एक समर्पित, ठीक है, एंड लर्नेड वन, और क्या था, एक विद्वान था अपने सब्जेक्ट पे, यानी फ्रेंच लैंग्वेज का बोल सकते हैं, लर्नेड टीचर था, ठीक है, विद्वान अध्यापक था। विद्वान यानी कि टीचर तो आपको पता है नॉलेज तो रखता ही है, उसमें भी अगर बात करें तो लर्नेड है वो। यहाँ पे ये जो वर्ड है, तीन वर्ड आपको याद करने हैं, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड लर्नेड टीचर था। कौन, एम हेमल। व्हाट काइंड ऑफ टीचर अगर बात आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड मिस्टर हेमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल डे। हाउ डिड मिस्टर हेमल विश, कैसे मिस्टर हेमल ने विश किया, यानी कि कैसे विश किया अपनी कंट्री को, हिज कंट्री अपने देश को, बिफोर यानी कि पहले, द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे, जब उस दिन स्कूल बंद हुआ, लास्ट डे की अगर बात चल रही है, उसके बाद जब ऑर्डर आ गया था, इसके बाद से अब अगले दिन से क्या नया टीचर आएगा, न्यू टीचर कम्स टुमारो करके आपने सुना भी होगा ऐसे, एंड इट इज माई लास्ट लेसन विच आई विल गिव यू करके, विच आई शैल गिव यू, जो इन्होंने बोला था। इसके बाद यानी कि लास्ट डे पे इन्होंने अपनी कंट्री को कैसे विश किया था, तो क्या विश किया था, ठीक है, तो ये बताना है यहाँ पे। तो इन्होंने विश किया था, इसके लिए आपको अगर फ्रेंच में याद करना है तो विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस करके, विव ला फ्रांस बोलिए या विव ला फ्रांस बोलिए, ठीक है। ये है जो वर्ड इन्होंने बोले थे। लॉन्ग, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, जैसे लॉन्ग लिव का मतलब होता है दीर्घायु होना, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्ग लिव फ्रांस बोला था, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये अगर बात करें टर्म जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड ये बन सकता है। यहाँ पे अगर केबीएस की बात करें तो विव ला फ्रांस, व्हाट डज विव ला फ्रांस मीन करके, तो लॉन्ग लिव फ्रांस इसका मतलब होता है। और किसने कहा था, ये एम हेमल ने कहा था, जब अपनी कंट्री को क्या कर रहे थे, वो लास्ट डे जब था उस दिन जब उन्होंने विश किया अपनी कंट्री को, तो बोला था विव ला फ्रांस। तो आंसर क्या हो जाएगा, एम हेमल विश्ड हिज कंट्री, एम हेमल विश्ड हिज कंट्री बाय सेइंग दीज वर्ड्स, विव ला फ्रांस, ये वर्ड्स कह के उन्होंने अपनी कंट्री को क्या किया, विश किया। नेक्स्ट, विच वॉर वाज बिगन ड्यूरिंग 1870 to 71, 1870 से लेके 1871 के बीच में, 71 के बीच में जो युद्ध लड़ा गया वो कौन सा, विच वॉर, कौन सा युद्ध था। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है नहीं, तो ऑप्शन आपको दिए होंगे वहाँ पे एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि जगह की कमी के कारण स्पेस नहीं था। we didn't have that kind of space here, otherwise we don't have that kind of space, sorry, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि इसमें हम आंसर भी आपको प्रोवाइड करें, यहाँ पे ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शंस प्रोवाइड करें। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है कि कौन सा युद्ध लड़ा गया, कौन सा युद्ध स्टार्ट हुआ, बिगन हुआ, ठीक है। तो
1870 टू 1871 के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक युद्ध था जो फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ा गया, जो कि फ्रैंको प्रूसियन वॉर के नाम से जाना जाता है। फ्रैंको जर्मन भी बोला जाता है इसको, फ्रैंको प्रूसियन वॉर, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ा गया, उसको फ्रैंको प्रूसियन वॉर के नाम से जाना जाता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और जब ये युद्ध लड़ा जाता है तो इसमें जो है, जो प्रशिया है, इसका नेतृत्व कौन करते हैं? हु लेड द प्रशिया, लास्ट क्वेश्चन है, हु लेड द प्रूसियन आर्मी, तो किसने इसका नेतृत्व किया? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? आपको ये याद रखना है, इसका नेतृत्व किया था बिस्मार्क ने। तो बिस्मार्क के नेतृत्व में इसने, प्रशिया ने इसको फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे अपना कब्जा कर लिया। 2 जो जिले थे एल्सेस एंड लॉरेन, इन पे कब्जा कर लिया। उसके बाद ये ऑर्डर आया कि जो एल्सेस एंड लॉरेन के जो स्कूल हैं उनमें जर्मन पढ़ाई जाएगी। इससे पहले वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी? फ्रेंच। और फ्रेंच कौन टीचर पढ़ाते थे यहाँ पे? एम हेमर। और अगर यहाँ पे नरेटर की बात करें, हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, तो स्टोरी का जो नरेटर है वो फ्रेंच है। फ्रेंच एक स्टूडेंट है और लेजी बॉय भी है, एक स्टूडेंट है एल्सेस के स्कूल में। एल्सेस के एक स्कूल में ये क्या है? स्टूडेंट है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे जिनकी मदद से हमने इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका छूट पाएगा अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।